मैंने तो इलेक्शन से कबल ही ये तबसरा किया था कि ममता बनर्जी इलेक्शन तो हार गई। वो इलेक्शन बंगाल का लूटा गया है। सवाल ये भी नहीं है कि ओवैसी साहब वोट काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। सवाल ये है कि ओवैसी साहब जिस तरह का तर्ज सियासत अपनाते हैं और जिस तरह का नैरेटिव वो लेकर के चलते हैं, उस नैरेटिव की बुनियाद पर क्या ये फैक्ट नहीं है कि हिंदुओं का वोट, सेकुलर हिंदुओं का वोट ट्रांसफ़र हो रहा है बीजेपी के खाते में। मैं समझता हूँ अगर हमारे बड़ों ने अब भी नहीं सोचा और सेकुलर पार्टीज़ को मुतवज्जे करने का काम नहीं किया, तो आइंदा ये जो यूपी का 2027 में इलेक्शन है, फिर 2029 में जो इलेक्शन मरकज़ का होना है, उसके बाद मुझे लगता है कि इस मुल्क से फेडरल सिस्टम तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। ये सही है कि हर तबका इस वक्त बीजेपी को वोट दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी बीजेपी मुल्क का 50% वोट हासिल करने में कामयाब नहीं हुई है। तो मुझे बंगाल से ज़्यादा हैरत तमिलनाडु के इलेक्शन के रिज़ल्ट पर है। तो बड़े ड्रामेटिक अंदाज में एक करिश्माती शख्सियत के तौर पर एक एक्टर को ला करके इलेक्शन में खड़ा, न सिर्फ खड़ा किया गया, सामने लाया गया, बल्कि उसकी पार्टी को जीत दिलवाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, कई सूबों में इलेक्शन हुए और उनके नताइज सामने आए। इलेक्शन के नताइज के साथ साथ कई सवालात भी सामने आए हैं। सवाल ये भी है कि मुल्क का मुस्तक़बिल क्या होगा। सवाल ये भी है कि सेकुलर पार्टियों का मुस्तक़बिल क्या होगा। सवाल ये भी है कि इस मुल्क के जो आईनी इदारे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका किरदार इस वक्त मुल्क में क्या है और आइंदा क्या होगा। और सवाल ये भी है कि जिस तरह का तर्ज सियासत मुसलमानों की तरफ से या मुसलमानों के बाज़ हलकों की तरफ से या बाज़ जमातों की तरफ से देखने में आ रहा है, वो आइंदा उसके क्या असरात मुरतब होने वाले हैं। आप सोचिए कि इस वक्त मुल्क कितने ख़तरनाक चौराहे पर खड़ा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट में SIR के ताल्लुक़ से PIL दाखिल की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये तबसरा करता है कि ठीक है, ये 27 लाख लोग, 25 लाख लोग ये आइंदा वोट दे लेंगे, आइंदा साल वोट दे लेंगे। और इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन यानी ज्ञानेश कुमार का ये बयान आता है कि ये जो वोट कटे हैं 27 लाख, ये SIR करने वालों की गलती से कटे हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जाहिर है कि ये इतना ख़तरनाक पहलू है और ऐसी भयानक सूरत हाल है जिसके बाद ये तसव्वुर कर पाना भी मुश्किल है कि ये मुल्क आइन के एतबार से चल रहा है। मैंने तो इलेक्शन से कबल ही ये तबसरा किया था कि ममता बनर्जी इलेक्शन तो हार गई, इसलिए कि 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्यूट कर दी गई थी, डिप्लॉय कर दी गई थी बंगाल की सरजमीन पर। और फिर जब इलेक्शन काउंटिंग का वक्त आया तो फॉर एवरी सिंगल टेबल, काउंटिंग टेबल के लिए सेंटर का सुपरवाइज़र डिप्लॉय किया गया। ऐसी सूरत में वो इलेक्शन बंगाल का लूटा गया है। ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े तज्ज़िया निगारों ने कही, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने कही। मैंने बयान सुना प्रशांत भूषण का, मैंने बयान सुना योगेंद्र यादव का, मैंने और भी कई वकला के बयानात सुने। रवीश कुमार का तज्ज़िया सुनने से ताल्लुक़ रखता है।
तो बंगाल के इलेक्शन ने तकरीबन ये तय कर दिया है कि इस मुल्क में जमहूरियत नाम की अब कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई है। जमहूरी इदारे पूरी तरह से शिकार कर लिए गए हैं। कहने वालों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी अभी कुछ एक आध जज बाकी हैं सेकुलर, 2030 तक वो सारे भी ख़त्म हो जाएंगे और जितने भी आएंगे वो सब आरएसएस की आइडियोलॉजी के अलंबरदार आएंगे। वैसे भी अब तकरीबन तमाम इदारों में आरएसएस की आइडियोलॉजी के अलंबरदार एम्प्लॉयज़ का दबदबा है और वो सब कुछ देखने में आ रहा है, सामने आ रहा है। इलेक्शन के दौरान भी देखने में आया। आपको मुझे बंगाल से ज़्यादा हैरत तमिलनाडु के इलेक्शन के रिज़ल्ट पर है। एमके स्टालिन जैसा यानी मकबूल लीडर, उसको इस तरह से हरा दिया गया, न सिर्फ उसकी पार्टी को बल्कि उसको हरा दिया गया। जाहिर है कि वो आरएसएस की आइडियोलॉजी को चैलेंज कर रहा था। उसने सनातन के तबकाती निज़ाम के ख़िलाफ़ महाज खोल रखा था। इसकी उसको सज़ा दी गई और बड़े ड्रामेटिक अंदाज में एक करिश्माती शख्सियत के तौर पर एक एक्टर को ला करके इलेक्शन में खड़ा, न सिर्फ खड़ा किया गया, सामने लाया गया, बल्कि उसकी पार्टी को जीत दिलवाई गई। ये सब वेल प्लान्ड और वेल सेटल्ड चीज़ें हैं। अब जाहिर है कि ऐसे में जो सूरत हाल हमारे सामने है, आप देखिए, बंगाल हो या कोई भी स्टेट हो, जब वहाँ इलेक्शन होता है और वहाँ सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, मैं किसी को दूध का धुला हुआ नहीं कहता और कोई फुल फ्लैज सेकुलर नहीं है, बट दूसरी पार्टियों की हुकूमतों में जो आसानियाँ और जो सहूलतें मैसर होती हैं, ये सोचने की और एनालाइज करने की और तज्जिया करने की चीज़ है, क्या इस पार्टी की हुकूमत में नफ़रत और तशद्दुद और हिंदुत्वा और हिंदू एहया परस्ती का जो जिन बोतल से बाहर है, उसमें क्या अक़लियतों को और बिलखुसूस मुसलमानों को वो सहूलतें मुयस्सर हैं? क्या उस तरह से वो सर उठा के जी रहे हैं? क्या वो ज़हनी टॉर्चर नहीं हो रहे हैं? तो ये असलन सोचने की चीज़ है। आप देखिए कि बंगाल में 7 मिनिस्टर हुआ करते थे ममता की हुकूमत में, 7 मुस्लिम मिनिस्टर, और फिर एक शख्स आया, उसने बाबरी मस्जिद को बनाने का दावा किया और उसकी दावत दी, और फिर उसने डिप्टी सीएम का नारा लगाया। फिर दूसरे साहब पहुँचे जिनका खुद अपने सूबे में हाल यह है कि आज तक वो 7 एमएलए और 1 एमपी से आगे नहीं बढ़े हैं, और उसी की बुनियाद पर वो जो भी हुकूमत में आता है उसके साथ साठगांठ करते हैं और मराहत हासिल करते रहते हैं। वहाँ आज तक वो डिप्टी सीएम बनवा नहीं पाए, लेकिन बंगाल पहुँच के वो कहने लगे नहीं, मुझे हुमायूं कबीर से इस पर इख्तलाफ है कि डिप्टी सीएम क्यों, सीएम हमारा होगा। नतीजा ये है कि आज एक भी मुस्लिम मिनिस्टर बंगाल में नहीं रह गया, और यही तकरीबन हर सूबे का हाल होता चला जा रहा है। इस सूरत में सबसे ज़्यादा हमारे लिए सोचने की चीज़ है कि जब मुल्क का मुस्तकबिल ख़तरे में है, मुल्क का सेकुलर वोट भी बीजेपी की तरफ मुंतकिल हो रहा है। ये सही है कि हर तबका इस वक्त बीजेपी को वोट दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी बीजेपी मुल्क का 50% वोट हासिल करने में कामयाब नहीं हुई है। इससे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कोई लाइहा अमल तैयार करें। लोग आमतौर से ये मुगालता अंगेज़ी देते हैं और इस तरह के सवाल करते हैं कि साहब ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप ओवैसी साहब को ही क्यों कहते हैं कि ओवैसी साहब वोट काट रहे हैं? सवाल ये नहीं है कि ओवैसी साहब कितने वोट पा रहे हैं, सवाल ये भी नहीं है कि ओवैसी साहब वोट काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। सवाल ये है कि ओवैसी साहब जिस तरह का तर्ज सियासत अपनाते हैं और जिस तरह का नैरेटिव वो लेकर के चलते हैं, उस नैरेटिव की बुनियाद पर क्या ये फैक्ट नहीं है कि हिंदुओं का वोट, सेकुलर हिंदुओं का वोट ट्रांसफ़र हो रहा है बीजेपी के खाते में? सवाल ये है आज की तारीख में कि ओवैसी के नैरेटिव की वजह से बीजेपी के वोट बैंक में कितने फीसद इजाफा हो रहा है, इस पर बहस करने की ज़रूरत है। दरअसल वो जो नैरेटिव लेके चलते हैं वो लीगी पॉलिटिक्स का, लीगी सियासत का नैरेटिव है, जो इस मुल्क में जो कसीर सकाफती, कसीर तहजीबी, कसीर मजहबी और कसीर लिसानी मुल्क है, जिसमें वो नैरेटिव नहीं चल सकता है। वो नैरेटिव दिखाया जाता है।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, प्रोपेगेट किया जाता है, क्लिप्स काट कर चलाई जाती हैं और उसकी बुनियाद पर हिंदू वोट को मुत्तहिद किया जाता है। यही वजह है कि सेकुलर वोट जो सेकुलर पार्टियों का था वो बजाय सेकुलर पार्टियों के वो बीजेपी को मिल रहा है। और दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि हिंदुओं को ये बात बावर कराई गई है, समझाई गई है कि नरेंद्र मोदी जो है वो भगवान का अवतार है। उनसे छोटी छोटी चीज़ों का मुतालबा करना, महंगाई का, गुर्बत का और इसका उसका मुतालबा करना, ये हिमाकत की बात है। वो एक बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए आए हैं और जाहिर है कि वो बड़ा टारगेट उनको ये समझाया गया है कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुसलमानों को यहाँ से भगा दिया जाएगा। और इस बुनियाद पर उनको अपनी परेशानी नज़र नहीं आती है। वो खुद भी बहुत परेशान हैं, लेकिन वो ये मान करके खुश हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रखी गई है। तो अब सवाल ये है कि हमें ये तय करना होगा कि जो सियासत बंगाल में 4 मई से पहले थी वो मुसलमानों के लिए मुफीद थी, वो अक़लियतों के लिए मुफीद थी, या जो बयानिया असदुद्दीन ओवैसी क्रिएट करते हैं वो मुफीद है, या ये जो अब नफ़रत और तशद्दुद की सियासत वहाँ भी पहुँच गई है ये मुफीद है। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि बंगाल और तमिलनाडु के रिज़ल्ट के बाद 2029 में बीजेपी का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत अब तकरीबन आखिरी सांसें ले रही है। बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि पूरे मुल्क पर बीजेपी की हुक्मरानी होने वाली है और हिंदुस्तान का फेडरल सिस्टम भी ख़तरे में पड़ता जा रहा है, बल्कि पड़ चुका है। ऐसी सूरत में ज़रूरत है कि सर जोड़ करके बैठा जाए और लाहे अमल तैयार किया जाए, क्योंकि जिन कौमों के पास मनसूबाबंदी नहीं होती है, लाहे अमल नहीं होता है, वो दूसरों की साजिशों का शिकार होती हैं। वो बहुत आसानी के साथ दूसरों के मंसूबों का शिकार बनती हैं, दूसरों के मंसूबों के लिए तख्ता मश्क बन जाती हैं। ये हकीकत वाक़या है कि 2014 में मुल्क की सियासत ने जिस तरह से अपना रुख बदला और जो हालात पैदा हुए, हमारे अकाबिर ने, हमारे बड़ों ने शायद इसके लिए कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। यही वजह है कि उनके पास 2014 के बाद पेश आने वाले हालात के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं थी, कोई लाहे अमल नहीं था। अब 10-12 साल बीतने के बाद भी सूरत हाल ये है कि कोई लाहे अमल नहीं है। दिन पर दिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी के मुतशद्दिदाना सियासत और नफ़रत से भरपूर हिंदुत्वा वाली सियासत के सामने लोग दिन ब दिन सरेंडर करते जा रहे हैं, तनज़्ज़ुल और तनाज़ुल इख्तियार करते जा रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि अगर कोई लाहे अमल तैयार नहीं किया गया और इस मुहिम का मुकाबला नहीं किया गया तो न सिर्फ ये कि तनाज़ुल और तनज़्ज़ुल और सरेंडर में इजाफ़ा होगा, बल्कि एक बड़े तबके को महसूस होता है कि वो अपने दीन व ईमान से भी हाथ धो बैठेगा। जो लोग जज्बाती किस्म की बातें करते हैं और जज्बाती सियासत पर कान धरते हैं, वो ज़रा एक सर्वे करें कि यूपी में जब समाजवादी की हुकूमत थी, या बिहार में जब दूसरी पार्टियों की हुकूमत थी, या बंगाल में जब ममता की हुकूमत थी, उस वक्त मुसलमान किस तरह से जी रहे थे, उनको क्या सुकून हासिल था, क्या मराआत हासिल थी, और आज की डेट में, आज की तारीख़ में वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इस सर्वे के बाद ये तय करें कि हमें किस तर्ज सियासत को अपनाना है और किस तरह से अपना लाहे अमल तैयार करना है और किस तरह से इस मुल्क को आग में झुलसने से बचाना है। बंगाल को आप देखिए, इलेक्शन के बाद तशद्दुद की आग में ढकेल दिया गया और बरसरे आम जुल्म का नंगा नाच हुआ, और जो बीजेपी की आला क़यादत थी उसने मौन व्रत रख लिया, उसने खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन बहरहाल बंगाल की तारीख़ में ये होता आया है, पहले भी हुआ है। जब कांग्रेस को उखाड़ फेंका था कम्युनिस्ट पार्टी ने, तो उसने कांग्रेस के साथ यही किया था। फिर जब कम्युनिस्ट पार्टी को उखाड़ फेंका ममता बनर्जी ने, तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के साथ यही किया गया। आज बीजेपी यही कर रही है। लेकिन जो एक ख़तरनाक पहलू सामने आया है वो ये सामने आया है कि अभी तक मीडिया को दिखाने के लिए, आलमी बिरादरी को दिखाने के लिए
मोदी जैसे सियासतदान सबके साथ और सबके विकास की बातें किया करते थे, लेकिन बंगाल का जो वजीर आला बना है उसने एक बड़ा ख़तरनाक नारा लगाया है और उसने ये कहा है कि बहुत हुई सबके साथ और सबके विकास की बातें, अब ये चलेगा कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। अगर मुल्क की सियासत इस रुख पर जाती है, बल्कि चल रही है, तो उसमें मुसलमान कहाँ स्टैंड करेंगे, मुसलमान कहाँ खड़े होंगे, मुसलमानों का क्या रुख होगा, मुसलमानों का क्या लाए अमल होगा, इस पर सर जोड़कर बैठकर बात करने और एक मंसूबा तैयार करने की ज़रूरत है। और बंगाल के इलेक्शन ने तकरीबन यूपी का रुख तय कर दिया है। ये मान के चलिए कि इलेक्शन कमीशन हो या अदलिया हो, ये सारे इदारे और सारे इंस्टीट्यूशन, ये सब के सब हुकूमत की मिशनरी, हुकूमत के हरकारे और हुकूमत के कारिंदों के तौर पर काम कर रहे हैं। इनसे उम्मीद करना फजूल है। लाए अमल की पहली शिक ये होनी चाहिए कि सेकुलर पार्टियों को इस बात पर आमादा किया जाए कि सेकुलर पार्टीज सड़क पर उतर करके बाकायदा तहरीक चलाएं। इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला है। सेकुलर पार्टीज को खुद महसूस हो रहा है कि उनका दायरा तंग हो रहा है। वो सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा तो ले रही हैं, लेकिन जिस तहरीक के ज़रिए से वो सत्ता परिवर्तन कर सकती हैं, उस तहरीक के लिए वो अभी आमादा नहीं है। इस वक्त सेकुलर पार्टियों का सहारा भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रह गए हैं। मुसलमानों के वोट की वजह से उनके एमएलएस जीत के आ रहे हैं। आसाम का डेटा देख लिया जाए, बंगाल का डेटा देख लिया जाए, बात वाज़ेह हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये नतायज जो हैं ये हमें बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र की दावत देते हैं। अगर हमारे बड़ों ने अब भी नहीं सोचा और सेकुलर पार्टीज़ को मुतवज्जे करने का काम नहीं किया, तो आइंदा ये जो यूपी का 2027 में इलेक्शन है, फिर 2029 में जो इलेक्शन मरकज़ का होना है, उसके बाद मुझे लगता है कि इस मुल्क से फेडरल सिस्टम तकरीबन ख़त्म हो जाएगा और पूरे मुल्क पर बीजेपी की हुक्मरानी होगी। ला क़द्दर अल्लाह। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।